आप हमारी कंपनी खरीद के एहसान कर रहे हैं, तब इन्होंने जैगुआर लैंड रोवर ली थी। 5 स्ट्रैटेजी पहले बिजनेस की लेता हूं, फिर बताऊंगा रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं करी और इनके 10 अनसुने किस्से, वो कहानियां जो सुन के आप बहुत इंस्पायर्ड होंगे। पहले 5 स्ट्रैटेजी। पहली स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिक ग्रोथ लेते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जो अपने आप मिल सके, नई मार्केट, नई टेक्नोलॉजी, नया कस्टमर, नई मार्केट, नई टेक्नोलॉजी, नया कस्टमर, ढूंढते रहो। कौन सी नई मार्केट, कौन सी नई टेक्नोलॉजी, कौन सा नया कस्टमर। दूसरी इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जो अपने आप होगी ठीक है, अब इनऑर्गेनिक ग्रोथ लेंगे, टेक ओवर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, दूसरी कंपनियां खरीदेंगे, छोटी कंपनियां खरीदेंगे, खुद को बड़ा करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, पार्टनरशिप्स करेंगे, स्ट्रैटेजिक अलायंस करेंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी, जो धंधा अच्छा नहीं है उसमें से एग्जिट कर लो। कॉस्मेटिक, पेंट, ऑयल, सोप, फार्मा, सीमेंट, ये 6 कंपनियां उनकी चली नहीं, उनसे एग्जिट कर गए, बाहर निकल जाओ, कोई अटैचमेंट नहीं, धंधे को धंधे की तरह चलाना है। चौथी स्ट्रैटेजी, एंटर करो उसमें जो चलेगा, रिटेल, टेलीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी, इनका बहुत अच्छा चलता रहा, उसमें एंटर करके उसको बड़ा करते गए। और इनकी फाइनली 5वीं स्ट्रैटेजी क्या थी कि कोर बिजनेस को पकड़ के रखो, स्टील, मोटर, केमिकल और पावर, ये इनके कोर बिजनेस थे। अब लेते हैं 10 वो कहानियां। 10 में से पहली कहानी बहुत लोगों के मन में, रतन टाटा जी ने शादी करी क्यों नहीं। एक बार आया था मौका, वो शादी के बहुत नजदीक पहुंच गए थे। लॉस एंजलिस में उनको वहां एक अमेरिकन देवी से बहुत प्रेम हो गया था। वो देवी जी को भी रतन टाटा से बहुत प्रेम हो गया था, और वो अमेरिकन देवी के साथ इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया शादी करें। इतने में टाटा जी को फोन आया इंडिया से, अरे बेटा रतन मैं बीमार हूं। उनकी दादी का फोन आया, इंडिया मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आखिरी समय। रतन टाटा को जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी दादी के साथ ही तो बताई थी। तो उन्होंने देवी जी को बोला कि चलो चलते हैं अब इंडिया में शादी करेंगे हम लोग, और दादी से भी आपको मिलवाऊंगा। तो वहां बेटी को रुकना पड़ गया क्योंकि उसके माता पिता ने बोला इंडिया में इंडो चाइना का वॉर चल रहा है, 1962 का समय था, इंडो चाइना वॉर चल रहा था। उन्होंने कहा अभी इंडिया जाना ठीक नहीं है। ये इंडिया गए, सोचा वो देवी जी आने वाली हैं, उधर उसके माता पिता ने उसकी शादी किसी और से करा दी। और रतन टाटा को सुन के बहुत धक्का लगा क्योंकि वो वचन दे चुके थे। रतन टाटा ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बात बोली कि जो मैं बोलता हूं उसे पूरा करता हूं, मेरे मुंह से ऐसे शब्द नहीं बोलता मैं। Not say things loosely. I try to live up to whatever I said, the commitments I've made. क्योंकि इन्होंने उस लड़की को वचन दिया था कि मैं शादी तुमसे करूंगा, अब उसने किसी और से कर ली, तो रतन टाटा ने जिंदगी भर दोबारा शादी नहीं करी, अकेले रहे, लोनर रहे। See, it is not easy to be loyal to someone who is not loyal to you. वो लड़की इनको लॉयल नहीं थी रतन टाटा को, तो भी बावजूद उसके कि कोई अपनी लॉयल्टी ना दिखाए तब भी जिंदगी भर लॉयल रहे। आज तक उसकी याद में उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी। लॉयल्टी जो है ना वो ग्रे नहीं होती है, या तो ब्लैक है या व्हाइट है। माइकल जैक्सन भी 150 साल जीना चाहते थे, अपने आप को जीसस क्राइस्ट घोषित कर दिया था। 10 दिमाग तो रावण के पास भी थे, लेकिन 10 सर में से उसके एक सर में भी बात समझ में नहीं आई। लेकिन एक दफा टाटा मोटर्स में भी हुआ, मैनेजमेंट और लेबर का झगड़ा हो गया। वहां पे लेबर ने उनको बोला, उनकी यूनियन ने बोला कि भाई हमको ना यहाँ पे एक बोनस चाहिए, आप बोनस नहीं दे रहे हैं। वो इतना वायलेंट हो गया कि मजदूरों को भी चोट आई और मैनेजर्स को भी चोट आई, कुछ झगड़ा बहुत बढ़ गया। और लेबर यूनियन कह रही है बोनस तो चाहिए ही चाहिए। अब मैनेजमेंट तैयार नहीं थी बोनस देने के लिए। आप समझना, क्योंकि मैंने तो ऑटोमोबाइल कंपनी में बहुत काम किया, मारुति ने मुझको हर साल बेस्ट ट्रेनर इन इंडिया का अवार्ड दिया है, तो मैं तो इनको जानता हूं। इनको बोलते हैं बेसिकली लॉन्ग टर्म सेटलमेंट। लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होता है 4 साल का, जिसमें तय किया जाता है कितना बोनस दिया जाएगा। और मैनेजमेंट तय कर चुका था, पर रतन टाटा आए, उन्होंने आके कहा कि मैं लेबर से सबसे मिलता हूं, और यूनियन से मिले। वहां उनके बीच में जाकर के जमीन पे बैठ गए और उनके साथ बैठ करके बोले कि आप ठीक कह रहे हैं, बोनस तो मिलना चाहिए, आपने खून पसीना बहाया है। जाके मैनेजमेंट को समझाने लगे रतन टाटा कि भाई इनको बोनस दो। अब मैनेजमेंट बोली सर हम ऑटोनोमस बॉडी है, हम डिसाइड करेंगे, हमारे हिसाब से बोनस नहीं देना चाहिए। रतन टाटा अड़ गए, बोनस दो, आपको देना चाहिए। मैनेजमेंट बोली आप जबरदस्ती करेंगे तो हम दे देंगे, लेकिन इनको देना बनता नहीं है। रतन टाटा बोले देखो मेरी रिक्वेस्ट है, इनको बोनस दो। अब वहां सारे मजदूर देख रहे हैं, पहली बार भी रतन टाटा खुद आए, आगे मैनेजमेंट से लड़ रहे हैं। ऐसा साइकोलॉजिकल टर्न अराउंड हुआ कि उसके बाद खुद ही सारे की सारी लेबर यूनियन ने आकर के बोल दिया कि अब हमको बोनस नहीं चाहिए, रतन टाटा आकर के हमसे लड़े, इतना ही काफी है। 8वीं क्विकली कहानी, रिवॉर्ड द फेलियर। इन्होंने अपने टाटा नैनो के फेलियर से एक चीज सीखी कि क्या, कि ट्राई फ्रूगली एंड फेल फास्ट। वो उन्होंने कल्चर ही बना दिया। तब रतन टाटा ने आकर सबको सिखाया कि भाई ऐसा करते हैं, हम फेलियर को रिवॉर्ड करते हैं, छोटे छोटे फेलियर होने दो,
उन्होंने एक एनुअल कॉन्टेस्ट ही लॉन्च कर दिया टाटा ग्रुप में। कहता चलो एक कॉन्टेस्ट लॉन्च कर देते हैं, मैं जो सबसे बढ़िया फेल्ड आइडिया होगा उसको रिवॉर्ड दूंगा ताकि लोग मेहनत तो करें, और जितना बढ़िया फेल्ड आइडिया होगा मैं उसको, तो ताकि छोटे छोटा मेहनत करो, छोटी छोटी फ्रूगल फ्रूगल, बहुत बड़े फेलियर मत करो, छोटे फेलियर जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी सीखो, इट विल स्पार्क योर इनोवेशन। तो रतन टाटा का मैसेज था कि फेलियर इज अ गोल्ड माइन फॉर द कंपनी। अब उन्होंने कई सारे फेलियर फिर देखे कि आने लगे, वो बहुत वैल्यूएबल थे। इन्होंने एक वहां पे स्टूडेंट्स ने छोटा आइडिया फेल किया लेकिन बहुत अच्छा था कि छोटा ट्रक क्या 3 व्हीलर को रिप्लेस कर सकता है, ये इस पे भी टाटा ग्रुप ने ट्राई किया। ऐसा नहीं है कि टाटा की 100 से ज्यादा कंपनी ऐसे ही बन गई, कई आइडियाज पे छोटे छोटे फेल करते हैं लेकिन कम खर्चे में फेल करके सीख जाते हैं। एक इन्होंने चीप वाटर फिल्टर भी बनाया, उसका नाम रखा था द स्वच्छ। उसमें राइस हस्क होता है ना, चावल का भूसा, उसी से बनाने का प्रयास किया। एक प्रोटोटाइप भी बनाया $500 के अंदर। कितना? $500 में, यानी कि लगभग 30-40 हजार रुपए के अंदर क्या एक मकान को खरीदा जा सकता है दुकान से। किसी दुकान पे जाओ, मकान खरीद के ले आओ, क्या? हाँ, 40 हजार रुपए का मकान खरीदो तो डिसमेंटल करके मकान को जाकर के वापस फिट कर दें, ऐसा छोटा सा मकान बना सकें, उस पर भी इन्होंने काम किया। $20 के अंदर कमर्शियल ट्रैवलर्स को क्या रस्ते के अंदर अकोमोडेशन दिया जा सकता है, जो ड्राइवर वगैरह बेचारे कमर्शियल ट्रैवलर होते हैं। फ्रॉम एरर टू एरर वन डिस्कवर्स द एंटायर ट्रूथ। यही था रतन टाटा का फिलॉसफी के छोटे 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 फेलियर करो, सीखो, तभी कंपनी आगे बढ़ेगी और इनोवेशन आएगा। 9वीं कहानी फिलैंथ्रोपी, ये तो उनका नाम ही है, फिलैंथ्रोपी मतलब दान देना, सेवा करना है जी। रतन सेवक टाटा, शायद इनका नाम ऐसा ही होना चाहिए था, रतन फिलैंथ्रोपिस्ट टाटा। ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट जो आज भी 66% के आसपास अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को चैरिटेबल ट्रस्ट में देके दान दे देते हैं। हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे, वाटर के कंजर्वेशन पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, गरीबों को। एक बार वो सेमिनार में गए और एक सेमिनार में, वहां सेमिनार खत्म होने के बाद लोगों ने बोला भाई सर रतन टाटा के साथ फोटो खिंचाएं, तो सब लोग लाइन में खड़े हो गए। 3 रो बना ली उन्होंने, पहले लंबे वाले लड़के पीछे खड़े हो गए, फिर थोड़ी कम हाइट के, और नीचे बाकी जमीन पे बैठ गए। अब सर रतन टाटा की कुर्सी लगाई थी, उन्होंने कुर्सी हटवा दी तो लोगों को लगा खड़े होंगे। अब रतन टाटा जी खड़े हुए तो उनकी हाइट लंबी है तो पीछे वाले छुप जाए, पीछे जाके खड़े हो तो रतन टाटा खुद छुप जाए, तो वो आके खुद ही जमीन पे बैठ गए। 2 मिनट तक सन्नाटा हो गया, नीचे बैठे। रतन टाटा बोला जल्दी फोटो खींच लो, ज्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकता मैं। सर रतन टाटा है वो, विनम्रता की मूर्ति, विनम्रता से विश्वास तक। जब श्री नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर है, जब उनको बोला गया कि आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीजिए रतन टाटा को, और वो जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने गए तो अवार्ड देते ही उन्होंने पहले उनके चरण स्पर्श किए, उनके पांव छुए। ये हमारे देश की सभ्यता है, और सभ्यता से ज्यादा ये स्वयं सर रतन टाटा है कि कॉम्पिटिटर भी आके पांव छूता है। आप दोबारा बता दूं, ये टीसीएस चलाते हैं, वो इन्फोसिस चलाते हैं, आपस में कंपटीशन है। कॉम्पिटिटर भी जिसके पांव छुए वो है सर रतन टाटा। कोई भी गाड़ी दुनिया में चला सकते हैं, लंबोर्गिनी भी चला सकते हैं, लेकिन टाटा की सेडान गाड़ी चलाते हैं। इकोनॉमी क्लास में एयर एशिया के ट्रैवल करते हैं। ट्रस्ट इक्वल्स टू कल्ट, उनका कल्ट इतना ज्यादा है। एक बार क्या हुआ, सर रतन टाटा के 1 मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे, तो वो इंस्टाग्राम पे आए, सबको धन्यवाद कर दिया कि भाई मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हो गए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही एक लड़की ने नीचे कमेंट लिख दिया, कांग्रेचुलेशन छोटू। क्या छोटू? अब लोग बुरा मान गए, छोटू कह रही है, ये देख तो ले कौन रतन टाटा है वो, छोटू बोल। उसने सोचा 1 मिलियन मतलब छोटू जैसा ही है, और लोगों ने इतना हेट स्पीच लिखा, इतना बुरा किया, ये देख तो ले, देख रतन टाटा है वो, देख देख। और वो बेचारे फिर रतन टाटा आ गए बीच में, और उन्होंने आकर के लिख दिया नीचे, वो लड़की को पहले बुरा भला तो बोला नहीं, लेकिन उल्टा आकर के लिख दिया लड़की से कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपके बारे में लोग इतना बुरा भला बोल रहे हैं, और लोगों को बोला प्लीज ट्रीट दिस यंग लेडी विद रिस्पेक्ट। लोगों ने बोला ओए देख ले, और देख ले, ये रतन टाटा, और गुस्सा खा गए लोग। भाई रतन टाटा के मामले में लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और फिर बेचारे लड़की ने भी आकर के अपने कॉमेंट को डिलीट किया। ऐसे सर रतन टाटा ट्रस्ट का दूसरा नाम है। हजारों लाखों बातें रतन टाटा जी के बारे में गूगल पे लिखी हुई है, अगर उनमें से आधी भी सच हो तो दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी की उपाधि उनको मिलनी चाहिए। वैसे रतन टाटा जी ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो तो शायद कोई भी ना कर सके, मैं तो कभी उसके तिनके का भी प्रयास ना कर सकूं, लेकिन रतन टाटा एक ऐसे रत्न है जिन्हें भारत रत्न भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन उनको फिर भी उनके सम्मान के लिए भारत रत्न जरूर दिया जाना चाहिए, उनके जीते जी तो जरूर दिया जाना चाहिए। अगर वास्तव में कोई भारत रत्न का अधिकार रखता है तो वो हमारे देश के असली रतन टाटा जी ने शादी करी क्यों नहीं? एक बार आया था मौका, वो शादी के बहुत नजदीक पहुंच गए थे। लॉस एंजलिस में उनको वहां एक अमेरिकन देवी से बहुत प्रेम हो गया था। वो
वो देवी जी को भी रतन टाटा से बहुत प्रेम हो गया था, और वो अमेरिकन देवी के साथ इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया अब शादी करें। इतने में टाटा जी को फोन आया इंडिया से, अरे बेटा रतन मैं बीमार हूं। उनकी दादी का फोन आया, इंडिया मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आखिरी समय। रतन टाटा को जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी दादी के साथ ही तो बताई थी। तो उन्होंने देवी जी को बोला कि चलो चलते हैं अब इंडिया में शादी करेंगे हम लोग, और दादी से भी आपको मिलवाऊंगा। तो वहां बेटी को रुकना पड़ गया क्योंकि उसके माता पिता ने बोला इंडिया में इंडो चाइना का वॉर चल रहा है, 1962 का समय था, इंडो चाइना वॉर चल रहा था। उन्होंने कहा अभी इंडिया जाना ठीक नहीं है। ये इंडिया गए, सोचा अब वो देवी जी आने वाली हैं। उधर उसके माता पिता ने उसकी शादी किसी और से करा दी। और रतन टाटा को सुन के बहुत धक्का लगा क्योंकि वो वचन दे चुके थे। रतन टाटा ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बात बोली कि जो मैं बोलता हूं उसे पूरा करता हूं, मेरे मुंह से ऐसे शब्द नहीं बोलता मैं। I tend to not say things loosely. I try to live up to whatever I said, the commitments I've made. क्योंकि इन्होंने उस लड़की को वचन दिया था कि मैं शादी तुमसे करूंगा, अब उसने किसी और से कर ली, तो रतन टाटा ने जिंदगी भर दोबारा शादी नहीं करी, अकेले रहे, लोनर रहे। सी इट इज नॉट इजी टू बी लॉयल टू समवन हु इज नॉट लॉयल टू यू। वो लड़की इनको लॉयल नहीं थी रतन टाटा को, तो भी बावजूद उसके कि कोई अपनी लॉयल्टी ना दिखाए तब भी जिंदगी भर लॉयल रहे। आज तक उसकी याद में उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी। लॉयल्टी जो है ना वो ग्रे नहीं होती है, या तो ब्लैक है या व्हाइट है, लॉयल्टी बीच में नहीं होती, या ब्लैक है या व्हाइट है। जिंदगी भर रतन टाटा ने शादी नहीं करी। लेकिन अब मैं आपको बात करता हूं दूसरी कहानी का किस्सा। एक बार ये नासिक की तरफ जा रहे थे मुंबई से, कई सीनियर ऑफिशियल्स थे, गाड़ी में जा रहे थे और रास्ते में इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। और टायर पंचर हो गया तो सब अपना गाड़ी से उतरे, अपना कैजुअल थे, वहां पे इधर उधर घूम रहे थे, कोई अपना चाय पी रहा था टपरी पे, कोई अपना सुट्टा मार रहा था, तो सब तरह कैजुअल हो गए, इधर उधर घूम रहे थे। और तभी देखा कहीं रतन टाटा नहीं दिख रहे, रतन टाटा नहीं दिख रहे। अरे भाई कहां गए रतन टाटा, कहां गए रतन टाटा? चाय पी रहे हैं, अरे कहीं कहीं वॉशरूम गए हैं। तो रतन टाटा अचानक लोगों ने देखा कि अपनी स्लीव ऊपर करके और अपने टाई को कंधे पे ऐसा पीछे टांग करके, उसके बाद जो है जैक और पाने को हाथ में पकड़ के दूसरे टायर का प्रेशर चेक कर रहे, उसके साथ पंचर लगवा रहे। तो लोगों ने आके पूछा भाई आप रतन टाटा हैं, आप काहे पंचर लगा रहे भैया? वो उसका काम है पंचर लगाने का। तो बोले देखो अगर इसको 15 मिनट लगते हैं पंचर लगाने में, मेरी मदद से 7.5 मिनट में कर लेगा, तो जहां मीटिंग में पहुंचना वहां 7.5 मिनट ज्यादा मिल जाएगा मुझको। अगर मैं टाइम लूज कर जाऊंगा, लॉस ऑफ टाइम इज लॉस ऑफ मनी। प्रश्न ये उठता है कि आपने कब अपने से नीचे के स्तर पे जाकर के जिंदगी में कोई काम किया है? आखिरी बार कब किया था आपने? कब आपने अपने स्तर से नीचे उतर करके दूसरों की मदद करी थी? रतन टाटा जिंदगी भर सिखाते रहे लीडरशिप इज नॉट पोजीशन, इट इज एक्शन। ये पोजिशनल पावर नहीं, पर्सनल पावर है। मुंबई का 26/11 का ताज अटैक, और वो अटैक जिसमें वो जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने सबकी मदद करी। जो आदमी का वहां नुकसान हुआ, इनके जितने एम्प्लॉय थे पर्सनली उनके घर तक गए, ये तो आप जानते हैं। 50, 60, 70, 80 लाख रुपए तक उनको कॉम्पनसेशन दिया, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन, उनको पैसा दिया। इतना ही नहीं, सबको जिंदगी भर के लिए एक मेडिकल काउंसलर भी दिया। किसी को साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हुआ, कोई टेंशन हुआ, क्योंकि इतनी गोलियां बमबारी हुई थी वहां, जिंदगी भर के लिए उनको डॉक्टर भी दिया। रतन टाटा एक ऐसे रत्न है जिन्हें भारत रत्न भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन उनको फिर भी उनके सम्मान के लिए भारत रत्न जरूर दिया जाना चाहिए। उनके जीते जी तो जरूर दिया जाना चाहिए। अगर वास्तव में कोई भारत रत्न का अधिकार रखता है तो वो हमारे देश के असली रत्न है रतन टाटा। जीते जी उनको सम्मान देना चाहिए। आज वो 83 साल के हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्होंने अपने रहते खुद को ही नॉमिनेट कराया था, भारत रत्न दिया था। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो खुद को भारत रत्न उनको दिया गया था। आज अपने प्रधानमंत्री से हम प्रार्थना कर सकते हैं, आज हमारे को कैंपेन चलाना चाहिए। और कैंपेन क्या? हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा। स्पेलिंग जरा चेक कर लेना। ये हैशटैग कैंपेन आपको मेरे साथ चलाना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको। अगर आप मेरे साथ हैशटैग कैंपेन चलाते हैं, मैं आपको अपनी तरफ से क्या सपोर्ट कर सकता हूं, मैं अपनी तरफ से फ्री कोर्स दे देता हूं आपको। हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप को खरीदो मत, आप आओ ट्विटर पे, ऐसा करो हैशटैग भारत रत्न, रत्न में RATNA और फॉर रतन RATAN टाटा, ऐसा करके हैशटैग चलाइए। नीचे लिख दीजिएगा रिक्वेस्ट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। मिलकर के बस इस हैशटैग को हमें ट्रेंडिंग पे लेकर के आना है। अगर रतन टाटा जी को मिल जाता है ना भारत रत्न, तो ऐसा लगता है जैसे 140 करोड़ भारतवासियों को मिल गया है। आज तक बिजनेसमैन लोगों को नहीं मिलता, लेकिन इनको मिलना चाहिए, इनके जीवन में मिलना चाहिए। यही एक ऐसे रत्न है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, ट्वीट करके स्क्रीनशॉट मुझको भेजिए। मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं, आपको कोर्स फ्री में दे सकता हूं। अगर आप मेरा सहयोग करें, रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ताज होटल को ठीक करने के लिए रतन टाटा ने टेंडर निकाला।
भाई होटल में आग लग चुकी है, होटल में गोलियां चली हैं, होटल पूरा तहस नहस हो चुका है, तो उन्होंने दुनिया भर में टेंडर निकाला कि कौन हमारे होटल को आके ठीक करेगा, रिपेयर करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो रिपेयर करने के लिए दुनिया भर में टेंडर है। पाकिस्तान से 2 कंपनी ने भी टेंडर अप्लाई कर दिया कि हम आपका होटल आके ठीक करते हैं। अच्छा, उनको रतन टाटा ने ध्यान नहीं दिया, भाई पाकिस्तानी है, मैं यही कराऊंगा इनसे। कसाब साहब वहीं से आए थे। तो ये कुछ 2 आदमी, 2 बड़े बिजनेसमैन बिना अपॉइंटमेंट लिए पहुंच गए मुंबई रतन टाटा से मिलने के लिए कि भैया हमको दे दो, हम करेंगे टेंडर पास। रतन टाटा ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, कमरे के अंदर से सेक्रेटरी को बोल दिया, बोल दो बिजी है। वो बाहर बैठे वेट करते रहे, पूरा सुबह से शाम हो गया। रतन टाटा ने फिर मैसेज भेज दिया उनको, बोलो चले जाओ, तुम अपॉइंटमेंट लेके नहीं आए, मैं बिजी हूं। ये दोनों पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन दिल्ली पहुंच गए एक बड़े कांग्रेस के नेता के पास। उस समय कांग्रेस का वो कैबिनेट में मिनिस्टर था, और उनके पास जाकर के बोलते हैं कि आप मेरी रतन टाटा से अपॉइंटमेंट फिक्स करा दो, हम उनका होटल ठीक कर देंगे, भैया हमारा तो काम ही यही है। तो कांग्रेस के मिनिस्टर ने रतन टाटा को फोन किया, हेलो मैं मंत्री बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। रतन टाटा बोले बताइए। बोले ये 2 आदमी आए हैं बिजनेसमैन पाकिस्तान से, ये आपका होटल ठीक कर सकते हैं, इनको टेंडर दे दो, आप इनको मीटिंग तो दे दो, कम से कम इतना तो करो। तो रतन टाटा ने उनको क्या जवाब दिया, आप हैरान हो जाएंगे। बोले तुम बेशर्म हो सकते हो, मैं बेशर्म नहीं हूं, पाकिस्तानियों को धंधा नहीं दूंगा। खटाक फोन रख दिया। ऐसे हैं हमारे श्री रतन टाटा। इसी के साथ दूसरी कहानी, और 26/11 के अटैक के बाद पाकिस्तान की सरकार ने उनसे कुछ सैकड़ों हजारों टाटा सुमो को ऑर्डर दिया था। टाटा सुमो, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को नहीं दूंगा, नुकसान बर्दाश्त है लेकिन देश से गद्दारी बर्दाश्त नहीं है। क्विकली छठी छोटी सी कहानी, एक बार एक कॉलेज के चेयरमैन ने उनको इन्वाइट किया कि बड़े फंक्शन में 25वीं एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन थी। अब रतन टाटा आए हुए, रतन टाटा है भैया, टाटा ग्रुप कंग्लोमरेट, बच्चों में भीड़ भाड़ हो गई, और मैं देखूंगा आगे आऊंगा, मैं देखूंगा आगे आऊंगा। 2-4 बच्चों ने इधर धक्के मार दिए, आगे निकलने के चक्कर में रतन टाटा ने देखा बेचारी लड़की नीचे गिर गई। उन्होंने कहा कि आप फंक्शन खत्म होने दो, मैं आपसे मिलूंगा। फंक्शन थोड़ा लंबा हो गया, रतन टाटा जी की फ्लाइट थी और उन्होंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। प्रिंसिपल ने बोला फ्लाइट क्यों मिस कर रहे हैं साहब, बच्चे हैं, क्या हो गया? बोले नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं इनसे मिलूंगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कहानी आपने पहले बॉलीवुड में बहुत सुनी होंगी, लेकिन असलियत में रतन टाटा कहते हैं जो मैं मुंह से निकाल देता हूं मैं करता हूं पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वीं कहानी, रतन टाटा एक पीपल्स पर्सन थे। आपको पता है जब जापानी कंपनी इंडिया में आती है और ऑटोमोबाइल कंपनी लगाती है तो बहुत स्ट्राइक होती है। सुजुकी, मारुति, उनके यहां भी बहुत स्ट्राइक हुई, होंडा के यहां हुई, या कोई भी जापानीज कंपनी होती है, क्योंकि मैनेजमेंट और लेबर यूनियन का आपस में झगड़ा चलता है। लेकिन एक दफा टाटा मोटर्स में भी हुआ, मैनेजमेंट और लेबर का झगड़ा हो गया। वहां पे लेबर ने उनको बोला, उनकी यूनियन ने बोला कि भाई हमको ना यहाँ पे एक बोनस चाहिए, आप बोनस नहीं दे रहे हैं। वो इतना वायलेंट हो गया कि मजदूरों को भी चोट आई और मैनेजर्स को भी। मुंबई का 26/11 का ताज अटैक, और वो अटैक जिसमें वो जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने सबकी मदद करी। जो जो आदमी का वहां नुकसान हुआ, इनके जितने एम्प्लॉय थे, कौन थे? रतन टाटा, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट, कोई ट्रेंड पायलट, पद्मश्री, पद्म विभूषण, कौन थे? लंदन में इनको सर का टाइटल दिया, ऑनररी नाइट बोलते हैं उसको, यूके में टाइटल दिया गया इनको सर। इसीलिए मैं भी पूरे वीडियो में बोलूंगा सर रतन टाटा। इनकी चेयरमैनशिप में इनका रेवेन्यू टाटा ग्रुप का 40 गुना बढ़ा। 22 साल में 40 गुना रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट इन्होंने 50 गुना बढ़ाया। ग्रेटनेस रतन टाटा की ये थी कि ये हर डीप इंसल्ट को स्टीप रिजल्ट में कन्वर्ट करते थे। आप इनकी बेइज्जती करो, इनको डीप इंसल्ट दो, ये स्टीप रिजल्ट क्रिएट कर देंगे। जितना इनको तंग करो ये उतना ग्रो कर जाते हैं। 90% स्टार्टअप 5 साल में फेल हो जाते हैं इंडिया में। 90% स्टार्टअप 90% 5 साल में फेल हो जाते हैं। केवल बचे हुए 5% स्टार्टअप है जो अगले 10 साल तक चल पाते हैं। और